ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम डैन डेविस की एक बेहद दिलचस्प किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द अनअकाउंटेबिलिटी मशीन, व्हाई बिग सिस्टम्स मेक टेरेबल डिसीजंस एंड हाउ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइंड। डेविस किताब की शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से करते हैं जो आजकल हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। वो एहसास कि दुनिया को कुछ ऐसी ताकतें चला रही हैं जो पूरी तरह से इलॉजिकल, अनप्रेडिक्टेबल और कई बार तो विनाशकारी लगती हैं। आपने देखा होगा ना, सरकारें अजीबोगरीब नीतियां बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे फैसले लेती हैं जिनसे खुद उनका ही नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर अराजकता फैली हुई है, शेयर बाजार बिना किसी लॉजिक के ऊपर नीचे होता रहता है, और सबसे मजे की बात, जब कुछ गलत होता है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। डेविस कहते हैं कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है और न ही ये किसी एक इंसान की गलती है। ये असल में उस सिस्टम का नतीजा है जिसे वो जवाबदेही से परे की व्यवस्था यानी अकाउंटेबिलिटी मशीन कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां कोई भी जिम्मेदारी लिए बिना फैसले ले सकता है। तो चलिए इतिहास, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के नजरिए से समझते हैं कि ये मशीन कैसे बनी और हम इससे कैसे निपट सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 1 की। डेविस इस मशीन के पुर्जे खोलकर समझाते हैं कि कैसे बिना किसी ओनरशिप के फैसले लिए जाते हैं। पहला हथियार जो ये सिस्टम इस्तेमाल करता है वो है जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी। आज के सिस्टम इतने बड़े और उलझे हुए हैं कि किसी एक इंसान के लिए इन्हें पूरी तरह समझना नामुमकिन है, और इसी जटिलता की आड़ में सारा खेल होता है। सोचिए, जब सिस्टम इतना जटिल हो तो क्या होता है। सूचना हर किसी के पास एक जैसी नहीं होती, फैसले टुकड़ों में लिए जाते हैं। हम ऐसे विशेषज्ञों पर निर्भर हो जाते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। किसी को भी पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं देती, और जाहिर सी बात है, जब कोई पूरी बात जानता ही नहीं तो किसी भी गड़बड़ी के लिए आप किसी एक को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। इसके बाद आता है जिम्मेदारी का बंटवारा। कमेटियां और प्रोसेस इतने सारे बना दिए जाते हैं कि हर फैसला एक सामूहिक फैसला बन जाता है। मतलब गलती हुई तो किसी एक की नहीं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, भाई मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इसके अलावा सिस्टम में काम करने वाले लोगों के इंसेंटिव्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। वो अच्छे नतीजों के बजाय अपनी नौकरी बचाने, दोष से बचने और बस नियमों का पालन करने में लगे रहते हैं। अपनी इज्जत बचाना सबसे जरूरी हो जाता है, नतीजे भाड़ में जाएं। सबसे सुरक्षित रास्ता वही लगता है जिसमें जिम्मेदारी इतनी बांट दी जाए कि वो लगभग गायब ही हो जाए। और फिर आती है अपारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी। तकनीकी शब्दों, लंबी चौड़ी नौकरशाही और ऑफिस पॉलिटिक्स के पीछे असली जानकारी हमेशा छुपी रहती है। जब कुछ गलत होता है तो पता ही नहीं चलता कि गलती शुरू कहाँ से हुई। डेविस कहते हैं कि ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो खुद को ही सही ठहराता है। एक बार जब जवाबदेही से बचना आम बात हो जाती है तो सच बोलना या अलग तरह से काम करना अपने आप में एक बड़ा खतरा बन जाता है। दूसरे चैप्टर में डेविस हमें थोड़ा पीछे ले जाते हैं। वो बताते हैं कि जवाबदेही से बचने की ये जो पहली मशीन थी ना, वो थी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। वैसे तो इसे सिस्टम में निष्पक्षता लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां प्रक्रिया ही उद्देश्य से बड़ी हो गई। मतलब आपको बस नियमों का पालन करना है, चाहे उसके नतीजे कितने भी बेतुके क्यों ना हो। अगर आप रूल फॉलो करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आप एकदम सेफ हैं, लेकिन अगर आप सही काम करने के लिए कोई रूल तोड़ते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से लोग अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं और बस अंधी तरह से नियमों के पीछे भागते हैं। आप देखेंगे कि नौकरशाही में तरह तरह के अनुष्ठान या रस्में बन जाती हैं, जैसे ढेरों अप्रूवल लेना, रिव्यू मीटिंग्स करना, जो अपने आप में ही एक लक्ष्य बन जाते हैं। ये सब सिर्फ इस बात का भ्रम पैदा करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। डेविस इसके लिए पुराने साम्राज्यों, औपनिवेशिक शासन और आज की मॉडर्न नियामक एजेंसियों के उदाहरण देते हैं। हर जगह यही कहानी है। नौकरशाही एक ऐसी मशीन बन जाती है जो सारी जिम्मेदारी खुद सोख लेती है और ऐसे फैसले उगलती है जो असल में कोई लेना ही नहीं चाहता था। अब कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां ये समस्या एक नया ही रूप ले लेती है। तीसरे चैप्टर में डेविस बताते हैं कि वैसे तो कंपनियां खुद को बहुत रैशनल और लॉजिकल मानती हैं, लेकिन उनके अंदर के काम करने के तरीके अक्सर बिल्कुल इलॉजिकल नतीजे देते हैं। इसे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहते हैं।
जो बड़े अधिकारी होते हैं वो असल में शेयरधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनका असली फोकस अपने बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस और शॉर्ट टर्म टारगेट्स पर होता है। इसका नतीजा, वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे उनका अपना फायदा हो, ना कि कंपनी का कोई लॉन्ग टर्म भला। आज की कंपनियों में एक और बड़ी समस्या है डेटा और मैट्रिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। केपीआई डैशबोर्ड्स और तिमाही टारगेट्स ने आम समझ की जगह ले ली है। बस उसी चीज पर ध्यान दिया जाता है जिसे मापा जा सके, चाहे वो असल में कितनी भी अर्थहीन क्यों ना हो। इसके अलावा बाहर से बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को बुलाने का चलन भी बहुत बढ़ गया है। वो आते हैं, चमचमाती पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और ऐसी रणनीतियां बताते हैं जिनमें कोई रिस्क न हो, और अगर कल को वो रणनीति फेल हो जाए तो कंपनी के अधिकारी बड़ी आसानी से हाथ खड़े कर देते हैं। अरे, हमने तो एक्सपर्ट्स की सलाह मानी थी। इसी वजह से कॉरपोरेट जगत में सुरक्षा की एक अजीब सी संस्कृति बन गई है। अपना करियर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी साहसिक या बड़ा फैसला ही मत लो। बस ग्रुपथिंक का हिस्सा बनो, अंतहीन मीटिंग्स करते रहो और फैसलों को किसी एक की सोच के बजाय आम सहमति पर छोड़ दो। सच कहूं तो एक निगम एक ऐसी मशीन बन जाता है जो बिना किसी फैसले लेने वाले इंसान के ही अपने आप फैसले पैदा कर रहा है ना अजीब? चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो मेरी राय में इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेविस का मानना है कि टेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जवाबदेही से बचने का एक नया और बहुत ही खतरनाक तरीका खोज लिया है, एल्गोरिदम। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे एल्गोरिदम चलाते हैं जो पूरी तरह से अपारदर्शी हैं, हर पल बदलते रहते हैं और उनका फोकस सच या लोगों की भलाई पर नहीं, बल्कि इंगेजमेंट यानी आपको चिपकाए रखने पर होता है। हालत तो ये है कि खुद उन्हें बनाने वाले इंजीनियर्स तक ठीक से नहीं समझा सकते कि ये सिस्टम कोई खास नतीजा क्यों दे रहा है। और जब कंटेंट मॉडरेशन की बात आती है तो ये काम अक्सर कम पैसे पाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स या पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर छोड़ दिया जाता है। नियम इतने अस्पष्ट होते हैं कि पूछिए मत। जब भी प्लेटफॉर्म पर कोई नफरत भरा कंटेंट फैलता है या किसी बेकसूर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो ये टेक दिग्गज बहाना बना देते हैं कि सिस्टम इतना बड़ा है कि इसे मैन्युअल रूप से कंट्रोल करना नामुमकिन है। वो खुद को पब्लिशर नहीं बल्कि एक न्यूट्रल मीडियम बताते हैं। इस तटस्थता के बहाने वो फेक न्यूज़, कट्टरता और मैनिपुलेशन जैसी गंभीर समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। डेविस कहते हैं कि ये तटस्थता का दावा भी जवाबदेही से भागने का ही एक स्मार्ट तरीका है। इन सब का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा डिजिटल कोहरा जहां झूठी बातें बिना किसी रोक टोक के फैलती हैं, लोगों का गुस्सा भड़काया जाता है और असली सच कहीं खो जाता है। सारी जवाबदेही एल्गोरिदम के इस धुंधलेपन में गायब हो जाती है। खैर, अब आते हैं चैप्टर 5 पर, वित्तीय बाजार। फाइनेंस की दुनिया का अपना अनुभव शेयर करते हुए डेविस बताते हैं कि शेयर बाजार तो मानो एक ऐसी मशीन है जो हर तरह की जवाबदेही से पूरी तरह आज़ाद है। यहाँ निवेश करने वाले लोग कंपनियों के असली बेसिक्स नहीं देखते, बल्कि बस भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं। जब हर कोई एक साथ इलॉजिकल काम कर रहा होता है तो पूरा सिस्टम बड़ा लॉजिकल सा लगने लगता है, कम से कम तब तक जब तक कि बुलबुला फूट न जाए। इस मार्केट में एक बहुत बड़ा मॉरल हैजार्ड यानी नैतिक संकट है। फाइनेंस से जुड़े बड़े खिलाड़ी बेझिझक बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारी नुकसान हुआ तो सरकार बेलआउट पैकेज देकर उन्हें बचा ही लेगी। नुकसान आम जनता का होगा। नियामक संस्थाएं यानी रेगुलेटर्स भी हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। वित्तीय संस्थान इतनी तेजी से सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हैं कि रेगुलेटर्स उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। ये एक तरह का चूहे बिल्ली का खेल बन जाता है। ऊपर से विशेषज्ञता का ये भ्रम पाला जाता है कि मार्केट तो एक्सपर्ट्स चला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पूर्वानुमान अक्सर गलत होते हैं। संकट के समय उनके सारे मॉडल्स फेल हो जाते हैं और बाजार बिल्कुल एक भावुक और अप्रत्याशित भीड़ की तरह बर्ताव करता है। चलिए अब राजनीति की तरफ रुख करते हैं। 6ठे अध्याय में डेविस एक बहुत ही तीखी बात कहते हैं। आधुनिक लोकतंत्रों का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वहां जवाबदेही तय करना लगभग असंभव है। कोई भी नीति अकेले नहीं बनती, उसके पीछे गठबंधनों, सलाहकारों, नौकरशाहों और लॉबिंग करने वालों की पूरी फौज होती है। ऐसे में अगर नीति फेल हो जाए तो राजनेता बड़े आराम से कह देते हैं, भाई ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं था। आज के नेता असली नतीजों के बजाय प्रतीकात्मक राजनीति यानी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए वो काम करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असली जवाबदेही से बच निकलते हैं। और हमारी मीडिया, वो भी इस समस्या को कम करने के बजाय बढ़ाती है।
हर जटिल मुद्दे को किसी न किसी घोटाले या विवाद में बदलकर छोटी छोटी सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है। इस सब शोर में ये तय करना नामुमकिन हो जाता है कि आखिर गलती किसकी थी। ऐसे में होता ये है कि सिस्टम पर से आम नागरिक का भरोसा पूरी तरह उठ जाता है, और जब लोगों को सच पर भरोसा नहीं रहता, तब जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और झूठी लोक लुभावन बातों का। अब तक हमने सिस्टम्स की बात की, लेकिन 7वें चैप्टर में डेविस इंसानी मनोविज्ञान की बात करते हैं। आखिर हम इंसान इन बड़े सिस्टम्स में ऐसा बर्ताव करते ही क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है रिस्क से बचने की हमारी फितरत। सिस्टम में काम करने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे ये सीख जाता है कि कुछ नया करना या पहल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बस चुपचाप नियमों का पालन करो और भीड़ में घुल मिल जाओ, इसी में भलाई है। और जब जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाता है तो हमारा नैतिक दबाव भी खत्म हो जाता है। हम खुद को ये कहकर तसल्ली दे लेते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं था, सिस्टम की यही मांग थी, या फिर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। सच कहूं तो ये मशीनें हमें एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम भी देती हैं। ये अनिश्चितता को कम करती हैं, हमें एक स्ट्रक्चर देती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करवाती हैं। जाने अनजाने में हम खुद भी इस जवाबदेही से बचने वाले खेल का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। अध्याय 8 में डेविस कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण देते हैं जहां जवाबदेही न होने की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो कॉर्पोरेट जगत की बड़ी विफलताओं का केस स्टडी पेश करते हैं। ऐसे मामले जहां बड़े रिस्क को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, चेतावनियों को दबा दिया गया और जिम्मेदारी को इस तरह बांटा गया कि किसी एक को पकड़ा न जा सके। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग बुरे थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था जो जिम्मेदारी लेने वालों को सजा देता था। फिर चाहे वो सरकारी घोटाले हों, जहां नौकरशाही की सुस्ती और राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे संकट खड़े किए गए जिनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य का कुप्रबंधन, जहां सत्ता के बंटवारे और खराब संचार ने संकट के समय लोगों की जान जोखिम में डाल दी। सोशल मीडिया का तो हाल आप जानते ही हैं, जहां गलत सूचनाएं इसलिए तेजी से फैलती हैं क्योंकि सिस्टम सच को नहीं बल्कि एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करता है। हर केस में एक ही पैटर्न साफ दिखता है, जो सिस्टम खुद को दोष से बचाने के लिए बनाए जाते हैं वो अंततः अराजकता ही पैदा करते हैं। अध्याय 9 में डेविस बताते हैं कि इसी वजह से आज पूरी दुनिया को ऐसा लगता है जैसे वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है। जब बड़े संस्थान बार बार फेल होते हैं तो लोगों का विशेषज्ञों, मीडिया और सरकारों पर से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, और इसी खालीपन को भरती हैं बेतुकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इससे समाज में एक गहरा निराशावाद फैलने लगता है। नागरिकों को लगने लगता है कि कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, कोई ईमानदार नहीं है, सब भ्रष्ट हैं। और ये निराशावाद अपने आप में एक सच बन जाता है। इस जवाबदेही के अभाव की एक बहुत बड़ी भावनात्मक कीमत भी है। लोगों में चिंता, गुस्सा, भ्रम और बेबसी की भावना घर कर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो वो एक ऐसे विशाल सिस्टम में फंस गए हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? अध्याय 10 में डेविस एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस मशीन को तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसे फिर से जरूर डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए हैं। सबसे पहला है कट्टरपंथी पारदर्शिता, यानी एकदम साफ सुथरा सिस्टम जहां हर फैसले की जानकारी खुली हो और जिम्मेदारी आसानी से तय की जा सके। दूसरा, जटिल सिस्टम्स का सरलीकरण। प्रक्रियाओं को इतना आसान बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तीसरा है जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाएं, मतलब हर रोल इतना साफ हो कि फैसला लेने वाले को आसानी से पहचाना जा सके। चौथा है संस्थागत विनम्रता। संगठनों को ये स्वीकार करना सीखना होगा कि उन्हें सब कुछ नहीं पता और उन्हें अपने अति आत्मविश्वास से बचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, एल्गोरिदम पर मानवीय निर्णय की प्रधानता। मशीन और एल्गोरिदम को इंसानों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उनकी जगह लेने के लिए। कुल मिलाकर डेविस का कहना है कि जवाबदेही कोई तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक समस्या है। हमें अपने मूल्यों को बदलना होगा और जिम्मेदारी व ईमानदारी को अपनाना होगा। निष्कर्ष की बात कहें तो डेविस हमें अपनी स्वायत्तता यानी अपना कंट्रोल वापस लेने का आह्वान करते हैं। याद रखिए, ये व्यवस्थाएं इंसानों ने ही बनाई हैं, इसलिए इन्हें बदला भी जा सकता है, लेकिन इस बदलाव की शुरुआत ये समझने से होगी कि जवाबदेही की कमी हमारी दुनिया को कैसे खराब कर रही है। डेविस हम सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, पारदर्शिता की मांग कीजिए और नियमों के अंधे पालन से बचिए। संस्थानों को उनके फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराइए।
असल में ये किताब हमें आज की दुनिया को चलाने वाली ताकतों को समझने का एक शानदार नजरिया देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस पागलपन को रोक सकते हैं, लेकिन तभी जब हम इस मशीन का डटकर सामना करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।